अच्छा, तो जितना मैं मुग़लों के बारे में और उनके हरम के बारे में पढ़ रही हूँ, उतना ही मुझे अजीब लगता है कि ये मेरी सोच से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। जैसे कि हमें पता है कि मुग़लिया सल्तनत 16वीं सदी में जाके इंडिया में इस्टेब्लिश होती है और उसके हुक्मरान होते हैं मुसलमान, और मुसलमान हुक्मरान अपने किलों के अंदर एक जगह मख़सूस कर देते हैं औरतों के लिए। इस जगह को हरम भी कहते हैं, ज़िंदान खाना भी कहते हैं। और अगर आप हरम के बारे में पढ़ें अंग्रेज़ों के पर्सपेक्टिव से, अगर आप उनकी लिखाई पढ़ें, तो आपको एक अजीब-ओ-गरीब सी वो मंज़रकशी करते हैं एक ऐसी जगह की जहाँ पे औरतें सिर्फ़ बादशाह के कदमों में गिरने को तैयार हैं, कुछ भी करने को तैयार हैं, और बादशाह भी वहाँ जाके पता नहीं क्या-क्या करता है, और वो ना एक फ़ैंटेसी लैंड सा बना के उसको पेश करते हैं कि ओह माय गॉड, पता नहीं हरम में क्या होता था। लेकिन जितना आप असल में हरम के बारे में पढ़ो तो आप सोचते हो कि अंग्रेज़ों की जो इमेजिनेशन थी और जो एक्चुअली वहाँ होता था उसमें बहुत फ़र्क था। वहाँ पे आपको जो औरतें मिलती थीं वो स्कॉलर्स थीं, वो आप सोचें खुद मुख्तार, खुद कमाने वाली इंडिपेंडेंट औरतें थीं। और हरम की ज़िंदगी कैसी थी और उसमें क्या-क्या होता था, अगर आप ये जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊँगी। आज हम ये देखेंगे कि जो मुग़लिया सल्तनत की औरतें थीं, वो किस-किस तरह पैसे कमाती थीं और वो कितना पैसे कमाती थी। बिकॉज़ मेरे दिमाग में तो मुग़लिया दौर की या किसी भी दौर की जो महारानियाँ और शहज़ादियाँ आती हैं वो सुकून करती और बस चिल करती आती हैं, बट पढ़ के पता चलता है कि नहीं भई, ये लोग तो बहुत हेवी बिज़नेस वुमेन थी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मिशा और खुशामदीद तारीखी टेल्स में। अगर आप ये वीडियो इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल के ऊपर ये सेम वीडियो आपको इंग्लिश ज़ुबान में भी मिलेगी और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं मुझे मेरी मालूमात कहाँ से मिली, वो सब कुछ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस चैनल की मदद करें, इसको ग्रो करने में मदद करें, तो आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमारी मदद कर सकते हैं। आप पेट्रियन पे जाके हमारे पेड मेंबर बन सकते हैं, या आप इस यूट्यूब चैनल के पेड मेंबर बन सकते हैं, या आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर के ऊपर मदद कर सकते हैं हमारी। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ये सब कुछ तो ज़रूर करते रहिएगा, इससे भी हमारी बहुत मदद होती है। शुक्रिया। अब मुग़ल औरतों के बारे में हमें ये बात समझ आती है कि ये लोग सिर्फ़ इंडिया के अंदर काम करके और इंडिया के अंदर मुख्तलिफ़ ज़राओं से पैसे नहीं कमाते थे, बल्कि ये इंटरनेशनल ट्रेड भी करते थे। और पहले हम शुरुआत करते हैं कि वो लोग इंडिया के अंदर कैसे-कैसे पैसे कमाते थे। अब ये समझने के लिए कि कौन कैसे पैसे कमाता था, हम लोग मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे। और पहली हमें जो मिसाल मिलती है वो मिलती है नूरजहां की। अब नूरजहां जहांगीर की बीवी थी, जहांगीर जो कि एक मुग़लिया बादशाह था। तो नूरजहां एक मलिका थी और बहुत ताकतवर मलिका। अब पैसे कमाने के लिए मुख्तलिफ़ मुग़लिया औरतों के अंडर मुख्तलिफ़ खित्ते आते थे जहाँ से वो लोग पैसे कमा पाते थे। अब अगर हम नूरजहां की मिसाल को देखें तो वो एक बरूच नामी इलाके से तकरीबन 2,30,000 महमूदीज़ कमाती थी। महमूदी था एक चांदी का बना हुआ सिक्का, और वो ये कमा पाती थी टैक्सेस और टोल्स के ज़रिए जो कि वो लगाती थी अंदरूनी तजारत के ऊपर। इसके अलावा वो एक जागीर की मालिक भी थी, जागीर ऑफ टोडा की, जो कि अजमेर के करीब थी, और वो जो सूरत से अजमेर जाने वाली सड़क थी उसके ऊपर पाई जाती थी, और वहाँ से वो काफ़ी टोल्स कमा पाती थी। वो सिकंदरा नामी जगह से भी काफ़ी पैसे कमा पाती थी, क्योंकि वहाँ पे उसके ऑफिसर्स टोल्स लगाते थे मुख्तलिफ जगहों से आने वाले चीज़ों के ऊपर, जैसे कि कॉटन आती थी बंगाल से, सिल्क आता था पटना से, और इसी तरह एक तो और मुख्तलिफ मसाले वगैरह मिर्ची चीज़ें आती थी यहाँ वहाँ से। अब मैं इस तरह आपको बता तो रही हूँ कि जी वो 2 लाख कमाती थी, इतना कमाती थी। अब मसला ये है कि उस ज़माने का 2 लाख फ़र्क था, आज का 2 लाख तो कुछ भी नहीं है ना। तो आप सोचते हो कि कितना ही कमा लेती होगी, मतलब 2 लाख में क्या ही बन जाता होगा। तो ये समझने के लिए कि उस दौर में रुपये की क्या वैल्यू थी, मैं आपको ये बताती हूँ कि सन 1690 में ईस्ट इंडिया कंपनी 3 गाँव खरीदती है, पूरे के पूरे 3 गाँव कोस्ट के ऊपर, जो आगे जाके कलकत्ता बनते हैं। और वो 3 गाँव आखिर वो कितने रुपीज़ में खरीदती है, आप बताएं, गेस करें। आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं कि कितने रुपीज़। मैं आपको देती हूँ 1, 2, 3, 4, 5 सेकंड। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी वो 3 गाँव खरीदती है 1300 रुपये में, 1300 रुपये। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि 2 लाख
کتنے زیادہ روپے ہیں اس زمانے میں. تو اب جب ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ ٹھیک ہے بہت زیادہ پیسوں کی ہم بات کر رہے ہیں کہ کس پیسے کی کیا ویلیو تھی اس دور میں آپ کو اور مثالیں دیتی ہوں. جیسے کہ ایک شہزادی تھی جہاں آرا کے نام سے. یہ شہزادی تھی شاہ جہاں ممتاز محل کی بیٹی. ممتاز محل وہی عورت ہے جس کے لیے تاج محل بنایا گیا تھا. کہتے ہیں کہ جہاں آرا تقریباً 30 ملین دام کماتی تھی جو کہ 7.5 لاکھ روپے بنتا تھا سورت سے، اور اس کے علاوہ وہ 10 ملین دام کماتی تھی جو کہ بنتا تھا 2,50,000، اور یہ وہ کماتی تھی پورٹس کے ٹیکسز کے ذریعے. اور سوچ کے رکھتا ہے نا کہ ہاں یہ شہزادی وغیرہ کے لیے لوگ ہوتے ہوں گے منشی وغیرہ جو کہ مینیج کرتے ہوں گے سارا کچھ، سب کچھ کر کے انہیں دے دیتے ہوں گے، اور ٹھیک ہے ان کا بزنس چل رہا ہے، پیسے آ رہے ہیں. لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے مختلف کاغذات کے ذریعے کہ اصل میں کچھ شہزادیاں جیسے کہ جہاں آرا بہت ہینڈز آن تھی، وہ خود ہر فیصلہ لیتی تھی، وہ اپنے کاروبار کو خود چلاتی تھیں. کیونکہ ہمیں جہاں آرا کے ہاتھوں جاری کیے گئے کچھ نشان ملتے ہیں. اب نشان ایک رائل آرڈر ہے جو کہ ہر کوئی نہیں جاری کر سکتا، وہ کچھ مخصوص رائل لوگ ہی کر سکتے ہیں. تو نشان جاری ہوا ہے تو مطلب اس نے خود کیا ہے، اس نے خود لکھا ہے وہ سارا. ایک نشان جاری ہوتا ہے جس کے اوپر وہ بتاتی ہے کہ ہاں جی مجھے یہ چیزیں مل گئی ہیں جو کہ میری زمین پہ اگائی گئی تھی. ٹھیک ہے، وہ ایک اور نشان جاری کرتی ہے جہاں وہ کہتی ہے کہ جو گھر وال سے برف کے ڈبے آئے ہیں وہ اچھی کوالٹی کے نہیں آئے. اس کے علاوہ ایک اور نشان میں وہ اپنے بندوں کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم نے جب پہاڑوں سے جا کے برف جمع کرنی ہے تو دھیان سے کرنا، ایسے ایسے کرنا، اور جو کام والے ہیں جو کام کریں گے اس کے لیے ان کو ساتھ ہی ساتھ پیسے بھی دے دینا، ان کی تنخواہ. جہاں آرا کی جو سالانہ انکم تھی وہ تقریباً 3 ملین روپیز تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے سورت کے پورٹ سے جو پیسے آتے تھے وہ الگ تھے. اب جیسے کہ یہ تو تھا کہ کس طرح وہ ملک کے اندر سے ہی پیسے کماتی تھی، اس کے علاوہ مختلف طریقوں سے بیرونی تجارت بھی کرتی تھیں اور وہاں سے بھی پیسے کماتی تھیں. اس میں ہمیں مثالیں ملتی ہیں جیسے کہ جہانگیر کی ماں، جو بادشاہ جہانگیر تھا اس کی ماں کچھ مختلف بحری جہازوں کی مالک تھیں. اب وہ ان بحری جہازوں کو استعمال کرتی تھیں لوگوں کو انڈیا سے مکہ پہنچانے تک، حج وغیرہ کے لیے، حج اور عمرہ کے لیے. اب اس سے بھی پیسے کماتی تھیں، اور پھر جب وہ بحری جہاز جدہ پہنچ جاتے تھے تو جدہ جو تھا وہ تجارت کا ایک قسم کا مرکز سا تھا، کیونکہ وہاں پہ مختلف دنیا سے ہر جگہ سے لوگ آ رہے ہوتے تھے، تو مختلف چیزیں بھی ساتھ لے کے آ رہے ہوتے تھے. وہاں سے وہ اور چیزیں خریدتی تھیں اور وہ ہندوستان آ جاتی تھیں، اور پھر ان سے بھی منافع کمایا جاتا تھا. جو ان کی یہ بحری جہاز تھے کافی بڑے بڑے تھے. ان میں سے سب سے بڑا جو تھا اس کا نام تھا راہمی، اور ان کی بھی آپ کیا کہتے ہیں کیا قیمت ہوگی، کتنے یہ ویلیوبل ہوں گے، اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کا جو ایک بحری جہاز تھا وہ پورچوگیز لوگوں کے ہاتھ لگ گیا، اور انہوں نے 30,000 ریال مانگے تھے اس کو چھوڑنے کے لیے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس دور کے پیسے اور اب کے پیسوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، تو انہوں نے ایک اچھی خاصی بڑی رقم مانگی تھی اس دور میں. اس کے علاوہ جو نور جہاں تھی وہ بھی ہمیں نظر آتی ہے مختلف لوگوں کے ساتھ انٹرنیشنلی تجارت کرتے ہوئے. اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ انڈیگو ڈائی اور کڑھائی کیا ہوا کپڑا بیچتی تھیں اور اس سے کافی منافع کماتی تھیں. اور کہتے ہیں کہ نور جہاں اتنی پریکٹیکل تھی اپنے بزنس کے معاملے میں کہ وہ کچھ ایسی چیزیں کرنے کو بھی تیار تھی جو عام لوگ تب نہیں کرنا چاہتے تھے، جیسے کہ پورچوگیز کے ساتھ کام کرنا. لوگ ان کو پسند نہیں کرتے تھے وہاں پہ، لیکن نور جہان کو جب نظر آتا تھا کہ میرے کاروبار کو اس سے فائدہ ہوگا تو وہ ان کے ساتھ کام کر لیتی تھی. اور یہ ہمیں اس لیے پتہ ہے کیونکہ اس کی جو بحری جہاز تھے وہ عموماً کارٹیز نامی ایک ٹیکس پے کرتے تھے پورچوگیز لوگوں کو، جو کہ وہ لیتے تھے جہازوں کی حفاظت کے لیے تاکہ ان کو نہ اٹیک کریں. اس طرح کا سین تھا. آگے جا کے ہمیں نظر آتا ہے کہ نور جہان انگریزوں کے ساتھ بھی بہت شوق سے کام کرتی ہے، برٹشرز کے ساتھ، اور وہ آہستہ آہستہ اس کو نظر آتا ہے کہ ان کے ساتھ کام کرنے میں اس کا جو مال ہے زیادہ سیف ہے اور زیادہ آسانی سے ان کے ساتھ کام ہو رہا ہے. تو وہ ایسٹ انڈیا کمپنی پہ کافی بھروسہ کرنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ آگے جا کے ان کو کچھ کنسیشنز بھی دیتی ہے ٹیکس ڈیوٹیز وغیرہ میں. جیسے کہ 1627 میں وہ ان کو ٹرانزٹ ڈیوٹیز پہ ایگزمپشن دیتی ہے کہ بھئی جو ایک جگہ سے گزرنے کا جو ٹیکس ہے وہ ان کے اوپر نہیں لاگو ہوگا. اب شہزادی کی ہم نے پہلے بات کی تھی جہاں آرا، اس کے بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ بھی 2-3 بحری جہاز کی مالک ہوتی ہے، جن میں سے ایک کا نام تھا صاحبی اور ایک کا نام تھا گنجاور. ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 1643 میں اس کی جو بحری جہاز ہوتے ہیں وہ حاجیوں کے ساتھ ساتھ تقریباً 5 سے 10 ہزار روپے کا سامان بھی لے کے جاتی ہیں جدہ، اور بعد وہاں پہ جا کے جو منافع ہوتا ہے
उनसे घोड़े खरीदते हैं और वापस लेके आते हैं इंडिया। और हमें कुछ ऐसे पर्शियन डॉक्यूमेंट्स भी मिलते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि जहाँ आरा जो थी वो अपना हर कारोबार में इतनी इन्वेस्टेड थी, वो इतना खुद जाके देखती थी हर चीज़, कि वो जो अपनी बहरी जहाज़ थे उसका जो क्रू था उसको खुद चुनती थी। साथ साथ हमें नज़र आता है कि जो मुख्तलिफ बैरूनी ताकतें थी उनको नज़र आता था कि ये जो मलिकाज़ और जो शहज़ादियाँ हैं यहाँ पे, इनके पास कुछ ज़्यादा ही ताकत है और इनसे बना के रखने में हमारा फ़ायदा है। तो वो भी इनको मुख्तलिफ तोहफ़ात भेजते थे कि जी हमारे साथ काम करें, हमारे साथ काम करें। जिस तरह अंग्रेज़ एक दफ़ा जहाँ आरा को भेजते हैं, लौंग, जायफल में से एक दो और चीज़ें ऐसी जो कि उनको पता होता है कि जहाँ आरा को पसंद है। फिर एक दफ़ा 1655 में जो डच लोग होते हैं वो जहाँ आरा को जापानीज़ लैकर की बनाई हुई चीज़ें भेजते हैं कि जी अब हमारे साथ भी तजारत कीजिए। अब इनके काम तो थे अपनी अपनी जगह, इस तरह करके मुख्तलिफ औरतें पैसे कमाती थीं मुगलिया दौर में। अब इसके साथ साथ जो बादशाह था वो भी इनको वक्तन फ़वक्तन तोहफ़े चीज़ें देता रहता था बोनसेस के तौर पे, और इनकी आमदनी में इजाफा होता रहता था। और अगर आप मेरी तरह हैं तो आप सोच रहे होंगे यार इन्होंने क्या करना था इतने ज़्यादा पैसों का, क्या करती थी ये? तो कुछ पैसे वो अपने ऊपर लगाती थी और इसके अलावा बाकी सारे काफ़ी ज़्यादा पैसे बल्कि वो मुख्तलिफ पब्लिक चीज़ें बनाने में लगा देती थी, वापस आवाम के लिए ही अपने ज़ाती पैसों से चीज़ें बनाती थी। इसमें हमें काफ़ी मुख्तलिफ मिसालें मिलती हैं, जैसे कि जहाँ आरा ये शहज़ादी जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, ये शाहजहानाबाद में, जो कि आज ओल्ड दिल्ली के नाम से जाना जाता है, उसमें बनाती है सबसे बड़ी कैरवांसराई। कैरवांसराई वो जगह है जहाँ पे मुसाफिर आने जाने वाले आराम कर सकते थे, उन्हें खाना पीना मिल सकता था, एक किस्म का होटल कह लें। और उसके साथ वो दिल्ली की एक बड़ी मशहूर मार्केट जो है वो जहाँ आरा अपने पैसों से बनाती है, चांदनी चौक। वो पूरी मार्केट, उसकी डिज़ाइनिंग हर चीज़ जहाँ आरा करती है। इसके अलावा हमें और मिसालें मिलती हैं, जैसे कि अकबर की जो दाई थी महामंगा, वो पैसे देती हैं दिल्ली में एक मस्जिद के लिए, इसका नाम था खैरुल मनाजिल मस्जिद 1561 में। और हमें नज़र आता है कि जहांगीर की जो अम्मी थी वो शाही मस्जिद बनवाती हैं लाहौर में अपने ज़ाती पैसों से। इसके अलावा जैसे कि हमें पता है कि मुगलों को गार्डन्स का और बागात का बहुत शौक़ था, तो नूरजहां मुख्तलिफ बाग भी कमीशन करती अपने पैसों से। तो यहाँ जाते थे उन लोगों के अमूमन पैसे, और इस तरह कमाती थीं मुगलिया दौर की जो शहज़ादियाँ थीं और जो मलिका थीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और अगर आप ऐसी और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली दफ़ा। खुदा हाफ़िज़।